हेलो। नमस्कार जी। बढ़िया। कहाँ हाल चाल रूप जी? अबार से तो जयपुरी हूँ। हाँ। ड्यूटी बार दूधू चल रही है, अब निकलो ला जयपुर। हम्म। चलो। गुड मॉर्निंग भाई। लाइव वालों को भी गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। लास्ट टाइम सर्जरी की बात कर रहे थे। अच्छा, डोकिंग पढ़ा था अपन ने। डोकिंग के अंदर लिखा था कि कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रकार है, ये लिखा था। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सर्जरी हमारे कोर्स के अंदर है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी बुक्स में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, शिवालय के पेपर के अंदर भी आता है। और अगर गलती से पूछ ले अगर तुम्हारे से, तो तुम ये नहीं कहो कि सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं सिर्फ मैं। हेडिंग डालोगे टाइप ऑफ सर्जरी। सर्जरी के प्रकार। सर्जरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ सर्जरी। ठीक है। अलग अलग प्रकार से हमने सर्जरी को डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल जिससे बात करें, अर्जेंसी के आधार पर तीन प्रकार की सर्जरी हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सबसे पहले इलेक्टिव सर्जरी, दूसरे नंबर पे आती है अर्जेंट सर्जरी, और तीसरे नंबर पे आती है इमरजेंसी सर्जरी। सबसे पहले नंबर पे कौन सी है? इलेक्टिव। दूसरे नंबर पे अर्जेंट, और तीसरे नंबर पे इमरजेंसी। फर्क समझो तीनों का। इलेक्टिव सर्जरी की अगर बात करते हैं तो इलेक्टिव सर्जरी प्री प्लान्ड होती है, पहले से प्लान कर रखा होता है आपने, है ना। आप कंडीशन देखते हो पेशेंट की, देखते हो, ओनर से पूछ लेते हो कि भाई देख ले तेरे पास में टाइम है, उस दिन कर देंगे, है ना। ओनर ने कह दिया कि साहब अबार से तो बुआई चाल रही है, रुको 10-15 दिन, उनको बाद में। आपने भी कह दिया ठीक है, बार मैंने भी टाइम को ना, थोड़ा सा दिवाली को टाइम चाल रहे थे तो उनको बाद में कर लेला। मतलब जानवर की जान को कोई खतरा है नहीं, 10-15-20 दिन बाद में भी कर लोगे तो भी वही कंडीशन रहेगी। ऐसी सर्जरी को क्या बोलेंगे? इलेक्टिव सर्जरी। यानी कि इलेक्टिव सर्जरी हमेशा जो होगी वो प्री प्लान्ड होगी। कैसे होगी? प्री प्लान्ड। यानी कि आप डिसाइड करोगे, ओनर डिसाइड करेगा कि भाई सर्जरी कब करनी है, ठीक है। और पशु के जीवन को कोई भी खतरा नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो कास्ट्रेशन अगर आपको करना है, हर्नियल सर्जरी अगर आपको करनी है,
हर्निया को रिपेयर करना है आपको, हर्नियल रिंग को बंद करना है, तो वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना हमारे को। आपका मन हुआ कि हाँ ठीक है, ओनर को फोन किया कि यार आज मैं फ्री था, बता कर लें क्या, ओनर ने कह दिया कि आ जाओ डॉक्टर साहब, मैं भी ठालो ही बेटी से, तो हो गई सर्जरी। ऐसी सर्जरी को क्या बोलेंगे? इलेक्टिव सर्जरी। ऐसी सर्जरी जो 24 से 48 घंटे के अंदर करना आवश्यक हो, ऐसी सर्जरी को अपन क्या बोलेंगे? अर्जेंट सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सिजेरियन सेक्शन, जिसको आप सी सेक्शन भी कहते हो। सिजेरियन सेक्शन का मतलब क्या होता है? बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना, ठीक है। सर्विक्स नहीं खुल रही थी, टोर्सन हो रहा था, आपको पता है कि बच्चा अंदर है, ठीक है, आपने टोर्सन खोलने के लिए टाइम लिया, आपको पता था तब तक बच्चा तो मरेगा नहीं, सर्विक्स खुल नहीं रही थी, आपने एपिडोसिन लगा दिया, डेक्सोना लगा दिया, फिर भी सर्विक्स नहीं खुल रही, आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, इंजेक्शन अभी लगाए हैं, 12 घंटे बाद में देखेंगे भाई सर्विक्स खुल जाएगी कि नहीं खुलेगी, सर्विक्स नहीं खुलेगी तो ऑपरेशन कर लेंगे साहब, तब तक बच्चा तो नहीं मरेगा, ठीक है ना। ऐसी सर्जरी को अपन क्या बोलेंगे? अर्जेंट सर्जरी, जहां पर आपके पास में सर्जरी करने के लिए 24 से 48 घंटे का समय होता है। रिस्क तो है लेकिन इतना समय है आपके पास में। ऐसी सर्जरी जो आपके पास में तुरंत करनी होती है, ऐसी सर्जरी को क्या बोलेंगे? इमरजेंसी सर्जरी। एक्सीडेंटल केस हो गया, रक्त स्त्राव हो रहा है, हिमरेज हो रहा है, ट्रोमा या चोट लग गई, वहां पर 24 से 48 घंटे का वेट थोड़ी करोगे कि नहीं यार अभी तो रक्त स्त्राव हो जाने दो, 24 घंटे बाद में देख लेंगे क्या कंडीशन रहती है, बच गया तो सर्जरी कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वहां पर तो पहुंचना ही है महाराज के पास में, है ना। तो ऐसी सर्जरी जो साथ के साथ की जाएगी उसको तो क्या बोलेंगे? इमरजेंसी सर्जरी। जो सर्जरी 24 से 48 घंटे के दौरान की जाएगी उसको, और जो आपकी सुविधा के हिसाब से की जाएगी। क्लियर? लिखो इसके अंदर ए नंबर लिखोगे अर्जेंसी के आधार पर। लिखोगे अर्जेंसी, यानी कि टाइम कितना है आपके पास में उसके आधार पर, अर्जेंसी के आधार पर, अर्जेंसी के आधार पर। नंबर 1 लिखोगे इलेक्टिव सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी लिखो, यह प्री प्लान्ड या पूर्व नियोजित होती है, यह प्री प्लान्ड या पूर्व नियोजित, यह प्री प्लान्ड अथवा पूर्व नियोजित होती है, यह प्री प्लान्ड या पूर्व नियोजित होती है, यह प्री प्लान्ड या पूर्व नियोजित होती है। जो शल्य चिकित्सक, जो शल्य चिकित्सक एवं पशुपालक, जो शल्य चिकित्सक एवं पशुपालक, जो शल्य चिकित्सक एवं पशुपालक, पशुपालक की सुविधा के अनुसार की जाती है, 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 जो शल्य चिकित्सक एवं पशुपालक की सुविधा के अनुसार की जाती है। कास्ट्रेशन करना है, उन्होंने बोल दिया कि साहब कास्ट्रेशन करना है, आपने कहा कि 10 दिन टाइम नहीं है, कोई बात नहीं 10 दिन बाद में कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, अंदर लिखोगे कास्ट्रेशन, हर्नियल सर्जरी, स्पेइंग, टेल गैंग्रीन, इत्यादि। एग्जाम्पल लिखोगे कास्ट्रेशन, हर्नियल सर्जरी, स्पेइंग, टेल गैंग्रीन इत्यादि।
लिख लिया। दूसरे नंबर पे लिखूंगा अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी। लिखो 24 से 48 घंटे में करना आवश्यक होता है। 24 से 48 घंटे। 24 से 48 घंटे में करना आवश्यक होता है। 24 से 48 घंटे में करना आवश्यक होता है। 24 से 48 घंटे में करना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल लिखो सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन। क्या क्या होते हैं ये अपन अलग से लिख लेंगे। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। तीसरे नंबर पे लिखोगे इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी। लिख लिया। लिखो पशु के जीवन को बचाने के लिए, पशु के जीवन को बचाने के लिए, पशु के जीवन को बचाने के लिए आपातकालीन परिस्थिति में, पशु के जीवन को बचाने के लिए आपातकालीन परिस्थिति में, पशु के जीवन को बचाने के लिए आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत की जाती है। आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत की जाती है। पशु के जीवन को बचाने के लिए आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत की जाती है। एग्जाम्पल लिखो एक्सीडेंटल केस, रक्तस्राव, ट्रोमा या चोट। लिख लिया। किसके आधार पर है ये? अर्जेंसी के आधार पर। बी नंबर पे बात करते हैं रिस्क के आधार पर। किसके आधार पर? रिस्क के आधार पर। दो प्रकार की है, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी। पहले नंबर पे कौन सी है? मेजर। मेजर सर्जरी की अगर बात करते हैं तो रिस्क ज्यादा है, जबकि माइनर सर्जरी के अंदर रिस्क कम है। ये डिफिकल्ट है यानी कठिन है, ये सिंपल है, साधारण है। मेजर सर्जरी के अंदर समय अधिक लगता है, जबकि माइनर सर्जरी के अंदर समय कम लगता है। मेजर सर्जरी के अंदर असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, अकेले नहीं कर सकते, जबकि माइनर सर्जरी के अंदर असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, रोमेनोटोमी हो गया, सी सेक्शन हो गया, सिजेरियन सेक्शन हो गया, ये मेजर सर्जरीज के अंदर आती है। यहां पर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एब्सेस को ओपन करना, हेमरेज, रक्तस्राव, कास्ट्रेशन हो गया है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? माइनर सर्जरी की प्रोसीजर्स के अंदर आएगी, जहां पर आपको असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं होगी, टाइम भी आपका कम लगेगा, पशु के जीवन को भी कोई खतरा नहीं है, तो रिस्क भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, उतारो ऐसे कैसे। घाव की ड्रेसिंग करना कौन सी सर्जरी में आएगा, माइनर या मेजर? माइनर। डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया को सही करना, मेजर। हॉर्न एम्पुटेशन मेजर के अंदर आएगा, टेल एम्पुटेशन माइनर में। क्या हो गया, मेरे से बोल ले। लिख लिया? सी नंबर पे लिखो, पर्पस के आधार पर आप करना क्यों चाहते हैं सर्जरी, उसके आधार पर। पर्पस के आधार पर आप करना क्यों चाह रहे हो, कारण क्या है सर्जरी करने का। देखो इधर, पहले नंबर पे आती है कॉस्मेटिक सर्जरी,
यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों की जाती है? पशु को सुंदर या अलग दिखाने के लिए। पशु मालिक की इच्छा से की जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो डॉकिंग। क्या नाम है? डॉकिंग। कौन से प्रकार की सर्जरी है? कॉस्मेटिक सर्जरी। बिना पूंछ का कुत्ता अच्छा तो नहीं लगता, अलग ही लगता है, लेकिन बस वो इसलिए अलग लिख दिया मैंने, सुंदर नहीं लगा। सुंदर के साथ साथ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है टाइप ऑफ सर्जरी के अंदर। याद रखना है इसको कि डॉकिंग कौन से प्रकार की सर्जरी है। लिखिए सर। क्या समझाने में क्या बोल रहे? डॉकिंग कितने दिनों में करते हैं अपन ने लिखा ना, जन्म से 15 दिन। लिखा है ना अपन ने डॉकिंग के अंदर, देखो एक बार। आए नहीं थे? हाँ, रूम पे आएंगे पढ़ाने के लिए तुम्हारे को। चलो कोई ना। कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद में सेकंड नंबर पे लिखोगे डायग्नोस्टिक या एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। डायग्नोस्टिक या एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? निदान। निदान का मतलब बीमारी की पहचान। ठीक है, तो डायग्नोसिस या निदान करने के लिए कौन सी सर्जरी करते हैं? डायग्नोस्टिक सर्जरी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बायोप्सी, एंडोस्कोपी। बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं? शरीर के मान लो किसी टिश्यू के ऊपर कैंसर हो गया, मान लो लंग्स के अंदर कैंसर हो गया, लीवर के अंदर कैंसर हो गया, हम पता करना चाहते हैं कौन से टाइप का कैंसर हुआ। हमने सर्जरी करी, लीवर का छोटा सा टुकड़ा, लंग्स का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर ले आए और उसको लैब के अंदर चेक किया हमने, तो वो छोटा सा टुकड़ा निकालना ही क्या कहलाता है? बायोप्सी। एंडोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं? कैमरा डालते हैं आहार नाल के अंदर और आहार नाल के अंदर डायग्नोसिस करते हैं कि अल्सर वगैरह या ट्यूमर वगैरह कुछ हुआ है। तो दोनों ही कौन किसके लिए की जा रहे हैं? डायग्नोसिस या निदान के लिए, बीमारी की पहचान करने के लिए। बीमारी की पहचान करने के लिए करने के लिए लिखेंगे।
ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखो एब्लेटिव या एक्सटिरपेटिव सर्जरी। एक्सटिरपेटिव सर्जरी और रोगग्रस्त भाग को काटकर अलग करना। किसी रोग किसी भाग के अंदर मान लो कैंसर हो गया, अब ट्रीटमेंट तो है नहीं, हमने उसको काट कर बिल्कुल ही अलग कर दिया, यही क्या कहलाएगा, एब्लेटिव या एक्सट्रीपेटिव सर्जरी। लिखो। एग्जाम्पल के अंदर एम्पुटेशन लिख लेना। हॉर्न हो गया, टेल हो गया है, टेल गैंग्रीन हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, हॉर्न कैंसर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, उस केस के अंदर उनको काट कर हटा देना ही अच्छा रहेगा। चौथे नंबर पे ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी रोगग्रस्त अंग के स्थान पर किसी अन्य पशु के अंग को स्थानांतरित करना। वेटनरी के अंदर तो होते नहीं है, लेकिन ह्यूमन के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी तक तो हुआ नहीं यार, जिस दिन कर देंगे उस दिन एग्जाम्पल लिख देंगे अपन यहाँ पे। अब करने में तो कुछ ही कर दो, बात ये नहीं कि सक्सेस है कि नहीं है, मेन दिक्कत तो वो है हमारे पास में। ठीक है। पांचवें नंबर पे आती है पेलिएटिव सर्जरी। पेलिएटिव सर्जरी किसी बीमारी की तीव्रता को कम करने के लिए, इंटेंसिटी,
कम करने के लिए स्थायी उपचार नहीं होने पर। एग्जाम्पल की अगर बात करें, कोलोनोटोमी, कोलन के अंदर कैंसर हो जाता है कई बार, है ना, तो उस केस के अंदर वो ठीक तो होता नहीं, ठीक नहीं होता तो कोलन के जो कैंसर वाला पार्ट है उसको काट कर हटा देते हैं जिससे इंटेंसिटी कम हो जाए। लेकिन बाकी कोलन वाले पोर्शन के अंदर भी कैंसर फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पूरी इंटेस्टाइन को ही काट कर हटा दें। पूरे इंटेस्टाइन को काट कर हटा देंगे तो वैसे भी जिंदा नहीं रहेगा, कोई अवशोषण तो होगा नहीं। तो उस केस के अंदर सिर्फ डिजीज वाले पोर्शन है उसको काट कर हटा देंगे जिससे बीमारी की इंटेंसिटी या तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि उपचार अपन उसका परमानेंट कर नहीं सकते। तो ना तो परमानेंट उपचार दवाइयों से था, ना परमानेंट उपचार सर्जरी के द्वारा था। तो हमने बीच वाला रास्ता निकाला कि इंटेंसिटी कम कर देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा जी लेगा, बाकी जाना तो है ही उसको। उस कंडीशन के अंदर कौन सी सर्जरी होगी? पैलिएटिव सर्जरी। लिखिए, छठे नंबर पे आती है कॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, और एक आती है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। फर्क समझो दोनों के अंदर। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, मकान बनाते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। मकान बनाया आपने, बनाते टाइम पे अगर गलती हो गई तो उसको सुधारेंगे फिर अपन, वो तो कहलाएगी कॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। मकान बन गया, पूरा रहने लग गए, 2-4 साल बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये तो नहीं, है ना, ये दिक्कत आ रही है, आपने कहा बाथरूम इधर नहीं बनना चाहिए इधर बनना चाहिए था, आपने उस बाथरूम को तोड़ दिया और उसको दूसरी साइड में बना लिया, आपने रिकंस्ट्रक्शन किया वापस से, इसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कंजेनाइटल डिजीज जो होते हैं, जन्मजात जो रोग होते हैं, उनके अंदर कई बार ऐसा होता है कि जैसे बीच में से होंठ कट फटा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट पैलेट। अट्रेशिया एनाई की केस के अंदर रेक्टम नहीं होती, जन्मजात है, पन्ने के दौरान ही गड़बड़ हो गई वहां, तो भ्रूणावस्था गर्भावस्था के दौरान ही। उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ठीक है। मान लो उसके बाद के अंदर कहीं रास्ते के अंदर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में कोई होंठ फट गया, कहीं पे लग गई, उसको ठीक करवा रहे हैं अपन, वापस से नॉर्मल पोजीशन के अंदर लेके आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। फर्क समझ में आ गया दोनों का? ये तो जन्मजात रोगों के अंदर होगा, कंजेनाइटल डिजीज के अंदर, और ये जन्म के बाद के अंदर अगर कोई ट्रॉमा या चोट लगती है उसको रिपेयर करने के लिए। लिखिए इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जन्मजात रोगों में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए, ठीक करने से मतलब रिपेयर करने से। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, अट्रेशिया एनाई, रेक्टाई, दोनों नाम लिखे थे अपन ने, कहां पर लिखे थे?
अट्रेशिया एनाई रेक्टाई नाम लिखा था अपन ने, सूचरिंग के अंदर लट लेके आओ रे, एपिडुरल एनेस्थीसिया के अंदर ठीक करने के लिए कौन सा लगाएंगे, एपिडुरल एनेस्थीसिया। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की अगर बात करते हैं, एक्सीडेंट या चोट लगने पर शरीर के भाग या घाव को सामान्य अवस्था में लाने के लिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, वुंड सूचर हो गया, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट हो गया, ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहलाएगी। ठीक है, रेडिकल सर्जरी थोड़ी लिखा अभी। त्वचा के ऊपर बड़ा घाव हो गया, अब उसको नॉर्मल पोजीशन में लाकर सुचर नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पहले जैसी नॉर्मल अवस्था के अंदर लाना है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर, और ये जन्म के बाद होगा। ऐसा था नहीं कि माँ के पेट में अंदर बच्चा था, एक्सीडेंट हो गया, बाइक लेके जा रहा था वो, है ना। तो ध्यान रखोगे थोड़ा सा। कंजेनिटल डिफेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे और जन्म के बाद के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। 8वें नंबर पे आती है कंजर्वेटिव, और 9वें नंबर पे आती है रेडिकल सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब कंजर्व करना, और रोगग्रस्त भाग को काटकर हटाने के बजाय उसको रिस्टोर किया जाता है। मोबाइल खराब हो गया आपका, है ना। अब दो ऑप्शन है, या तो नया मोबाइल ले लो या फिर उसी को ठीक करा लो। नए मोबाइल में पैसे ज्यादा लग रहे थे, ठीक कराने के अंदर 1000 रुपये लग रहे थे। ज्यादा अच्छा क्या था, 1000 रुपये। फ्रैक्चर हो गया था, आप चाह रहे थे कि काट दें,
है ना, पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी, इंट्रामेडुलर रिपेयरिंग करी और उस वाले भाग को काटने से बचा लिया, तो क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव सर्जरी। यानी कि काटकर हटाने के बजाय उस भाग को रिस्टोर करने की कोशिश करोगे। रेडिकल सर्जरी के अंदर बीमारी को जड़ से हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ट्यूमर को काट कर हटाना, हर्निया रिपेयर करना। आपको पता है कि बिनाइन ट्यूमर है, आपने काट कर हटा दिया, दोबारा होगा नहीं, बीमारी जड़ से खत्म। हर्निया था, हर्नियल रिंग को बंद कर दी, आपको पता है हर्नियल रिंग बंद हो गई तो उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जड़ से नष्ट किया जाएगा किसके अंदर? तो रेडिकल सर्जरी के अंदर। और कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर रोगग्रस्त भाग को काटकर हटाने के बजाय उसको रिस्टोर केयर करने की कोशिश की जाएगी। लिखिए, लिख लिया। एक क्रायो सर्जरी और होती है, 10 कर लो पूरे। क्रायो सर्जरी, LN2, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके रोगग्रस्त उत्तक को नष्ट करना। क्या कहलाता है? क्रायो सर्जरी। लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? सीमन स्टोर रखते हैं अपन इसके अंदर, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। इसलिए नाम दिया है क्रायो सर्जरी। ठीक है, दिक्कत यहां तक नहीं? चलो, टाइप्स ऑफ सर्जरी हमारे यहां पर होते हैं, खत्म। कुछ टर्म्स हैं जिनको हमारे को पता होना चाहिए, भाई क्या क्या बोलते हैं उनको, है ना? हेडिंग डालो, शब्दावली। अरे कौन करता है अपने प्लास्टिक सर्जरी? होती है क्या पशुओं में? अब ऐसे तो मैंने कहा ना, 10 नाम लिखे हैं, एक याद रखोगे, सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी, और वो भी डॉकिंग की वजह से, बाकी कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से।
हेडिंग डालो शब्दावली। थोरेकोटोमी, थोरेसिक कैविटी को ओपन करना। लेप्रोटोमी, एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना। हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय को काटकर बाहर निकालना। ओवेरियोक्टोमी, ओवरी को काटकर बाहर निकालना। ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, ओवरी प्लस यूट्रस दोनों को काटकर बाहर निकालना। यूरेथ्रोटोमी, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग को ओपन करना। सिस्टोटोमी, यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करना। सिस्टेक्टोमी, यूरिनरी ब्लैडर को काटकर बाहर निकालना। सिस्टेक्टोमी, लिखिए। देखो टोमी वर्ड जहां पर भी आता है ना, उसका मतलब होता है काटना। काटना मतलब इंसिजन लगाना। इंसिजन लगाने के बाद में सूचर भी लगाना है, ध्यान रखना। तो मैं सोचो कि यूरेथ्रोटोमी का मतलब यूरेथ्रा को काट दिया और अब छोड़ दिया, ऐसे कैसे। रोमनोटोमी के अंदर रोमन के ऊपर इंसिजन लगा दिया और अब छोड़ दिया, ऐसे कैसे। नहीं, आपको ओपन करना था क्योंकि आपको उसके अंदर कुछ काम करना था। काम करने के बाद में उसके ऊपर सूचर भी लगाना है। लेकिन कई बार ऑर्गन की कंडीशन ऐसी होती है कि वो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा, बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस के अंदर पूरे के पूरे ऑर्गन को काटकर बाहर निकाल लिया जाता है और मनुष्य उस ऑर्गन के बिना ही रहता है। उसको बोलते हैं टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? टेक्टोमी। जैसे सिस्टेक्टोमी, सिस्टेक्टोमी के अंदर यूरिनरी ब्लेडर को पूरा का पूरा ही काट कर बाहर निकालते हैं। जबकि सिस्टोटोमी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कई बार पथरी वगैरह हो जाती है, कि ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर को काटकर हटाने के लिए यूरिनरी ब्लेडर को ओपन करते हैं और फिर वापस से सुचर कर देते हैं। तो वो तो कहलाएगा सिस्टोटोमी। और यूरिनरी ब्लेडर को काटकर अलग करना ही क्या कहलाएगा? सिस्टेक्टोमी। तो टेक्टोमी वर्ड का मतलब आएगा पूरे के पूरे ऑर्गन को काटकर अलग करना।
कोलिसिस्टेक्टोमी, गाल ब्लैडर को काटकर अलग करना। मासेक्टोमी, स्तन ग्रंथि काटकर बाहर निकाल। ब्लैडर नहीं होगा तो फिर यूरिन कहाँ स्टोर होगा? ब्लैडर ही नहीं है तो यूरिन को स्टोर क्यों करना है? यूरेटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे कैथेटर को और डायरेक्ट थैली के अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहेगा। ये आया करो तुम, लिख लिया सबने? लिखो, आराम से लिखो। कैसे हो महेंद्र सर? हाँ, तोड़ दे तोड़ दे, इसको तोड़ दे। लिख लिया सर? लास्ट लिखो, सिजेरियन सेक्शन, जिसको आप सी सेक्शन के नाम से भी जानते हो। अब्डोमिनल वॉल तथा यूट्रस पर इंसिजन लगाकर फीटस को बाहर निकालना। क्या कहलाएगा? सिजेरियन सेक्शन।
फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी या एसेप्टिक सर्जरी और फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी जोसेफ लिस्टर है। सुश्रुत को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। एक सर्जरी करते हैं पिनियोनिंग। पिनियोनिंग पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया। पक्षी पालते हुए उड़ जाते हैं, पक्षी पालते हुए उड़ जाते हैं, कौन सा ऑपरेशन कर दो? पिनियोनिंग। अब उड़ेगा नहीं, पैरों से ही भगेगा। पैरों से भगेगा तो हमारे से तेज तो भग नहीं सकता, पकड़ लेंगे जाके और क्या। विंग मसल को बांड बॉन्ड कर देते, पंख फैला नहीं पाता जिसकी वजह से उड़ नहीं पाता। और क्या है इसका? मुर्गे में बधियाकरण क्या कहलाता है? मुर्गे में बधियाकरण कैपोनाइजेशन। ग्रेन्युलेटिंग वुंड वह घाव जो ठीक हो रहा हो, यानी कि हील हो रहा हो, क्या कहलाएगा? ग्रेनुलेटिंग। तो सेकंड इंटेंशन लिंक के अंदर पढ़ा था कि जब टिश्यू लॉस ज्यादा हो, घाव के किनारे दूर दूर हो, उस केस के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण होता है तो ऐसे वुंड को हम बोलते हैं ग्रेनुलेटिंग वुंड, है ना। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया, इसका मतलब रिकवरी हो रही है उसके अंदर। ऐसे घाव को बोलेंगे ग्रेनुलेटिंग वुंड। लिखिए, मायासिस किसके कारण होता है? मायासिस मैगट्स के कारण। क्या लिखा था ना? फीटस को काटकर बाहर निकालना, भ्रूण को काटकर बाहर निकालना। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर लिखा है अपन ने, आए थे? नहीं आए थे, इसीलिए कल वाली क्लास में देख लेना, मिल जाएगा उसको।
दिक्कत यहां तक? नहीं? इन्फ्लामेशन या सूजन के लक्षण। लिखते जाओ ये सारे के सारे। रेडनेस को बोलते हैं रूबर, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आती है हीट, जिसको बोलते हैं कैलोर। तीसरे नंबर पे आती है स्वेलिंग, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। चौथे नंबर पे आता है पेन, जिसको बोलते हैं डॉलर। और पांचवें नंबर पे आता है लॉस ऑफ फंक्शन, जिसको बोलते हैं फंक्शियोलोसिया। लिसा। ये इन्फ्लामेशन के 5 लक्षण है। शुरुआत वाले 4 तो याद रखने ही रखने हैं हमारे को। नेक्रोसिस गैंग्रीन लिख लिया था क्या अपन ने? योग गाल और एक सैडल गाल। योग गाल तो गाय भैंस में गर्दन पर। सैडल गाल घोड़े में। और ये कहां पर होगा? पीठ पर। दोनों ही कंडीशन में होगा क्या? त्वचा पर लगातार दबाव पड़ने के कारण त्वचा मोटी व फाइब्रोज्ड हो जाती है। गाय भैंस की गर्दन देखना, जिनके सांकड़ बांधते हैं, तो सांकड़ जहां पर ऊपर की तरफ लगी रहती है, वहां पर लगातार प्रेशर होने के कारण मोटी मोटी सी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। उसको तो बोलते हैं योग गाल। और घोड़े के अंदर जहां पर काठी बांधते हैं पीठ के ऊपर, वहां पर भी त्वचा के अंदर हार्डनेस आ जाती है, जिसको बोलते हैं सैडल गाल। क्या? त्वचा मोटी और फाइब्रोज्ड, फाइब्रोसिस। LAESA। सूचर होल्डिंग पावर, सूचर को होल्ड करने की क्षमता। हार्ट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो बोन में सर्वाधिक है। सॉफ्ट टिश्यू की अगर बात करते हैं फेशिया में सर्वाधिक और एडिपोज टिश्यू में न्यूनतम। सूचर होल्डिंग पावर से मतलब कि जब टांका लगाने के लिए निडल को पार करके फिर खींचते हैं ना गांठ लगाने के लिए, तो कितना जोर लगाना पड़ेगा आपको जिससे कि वो उत्तक है वो फटे नहीं। तो मान लो आपने सूचर लगा दिया बोन के अंदर, अब आप कितना ही खींच लो वो बोन को तोड़ के तो निकल नहीं सकता। तो यानी बोन की सूचर होल्डिंग पावर तो हो गई सर्वाधिक हार्ट टिश्यू के अंदर।
ठीक है। ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो भी बोन की सर्वाधिक हुई। सॉफ्ट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फेशिया के अंदर सर्वाधिक सुचर होल्डिंग पावर रहती है, और एडिपोज टिश्यू जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसके अंदर मिनिमम एडिपोज सुचर होल्डिंग पावर होती है। एडिपोज टिश्यू के अंदर सुचर लगाते टाइम पे थोड़ा सा आपने खींचा नहीं तो वो एडिपोज टिश्यू को तोड़कर बाहर निकल आती है। इसको बोलते हैं सुचर होल्डिंग पावर। अच्छा, तीनों ऑप्शन में दे रखा है और पूछा है कि सुचर होल्डिंग पावर सर्वाधिक किसकी है, तो क्या कहोगे? बॉन। बॉन के अंदर जो सुचर लगाते हैं उनको सर्कलेज बोलते हैं। सर्कलेज, CIRCLAG। कोई नहीं पूछेगा। क्या? क्यों? घुसेगा ही नहीं, फिर इंटरडेंटल वायरिंग कैसे कर दोगे मैंडिबल के अंदर? घुसेगा ही नहीं तो ड्रिल मशीन रखेंगे साथ में। मैंडिबल फ्रैक्चर को रिपेयर कैसे करेगा फिर, जब सुचर जाएगा ही नहीं तो? क्या करेंगे? ड्रिल मशीन रखेंगे साथ के अंदर, ड्रिल करेंगे हम, है ना, निडल लेके मत लग जाना। हाँ, फिर बोलेगा सर ने कहा था सुचर लगाना है, सुचर लगाना है, सुचर लग नहीं रही। नहीं, पैर को पत्थर के ऊपर रखकर कील रखना, हथौड़ी से मारना, छेद हो जाए। लिख लिया? आर्थराइटिस क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। एक टर्म आती है लेमनेस। डिफिकल्टी इन लोकोमोशन, चलने फिरने में कठिनाई, जिससे पशु की चाल, जिसको आप गेट बोलते हो, बदल जाती है। एनाटॉमी पढ़ी थी उस टाइम पे, एमपीडी पढ़ा था, अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, ट्रीटमेंट भी लिख लिए थे एमपीडी, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे यहां पर, है ना। घोड़े के अंदर एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग हाल्ट। स्ट्रिंग हाल्ट होक जॉइंट में। किसके होक जॉइंट में? घोड़े के होक जॉइंट की मसल्स में अनियमित संकुचन होना, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग हाल्ट। नकलिंग।
टेंडन छोटा होने के कारण फैटलॉक जॉइंट में घुमाव आ जाता है। इसको बोलते हैं नकलिंग। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, काफ काफ के अंदर कई बार आगे वाला जो पैर है ना, वो सीधा होने की वजह से मुड़ा हुआ सा रहता है इस प्रकार से। जहां पर फैटलॉक जॉइंट होता है वहां से आप कितना ही सीधा करने की कोशिश करो, सीधा नहीं होता। आप सीधा करने की कोशिश करो तो टेंडन जो होता है वो खूब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सर्जरी करके इस टेंडन को काटते हैं, जिसके बाद में ये सीधा हो जाता है। इसके ऊपर प्लास्टर बांध देते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। तो नकलिंग का मतलब टेढ़ा। हाँ, वो इस टाइप से चलना शुरू कर देगा, नकलिंग बोलेंगे उसको। स्पेविन और पॉलीविल पूछा था किस में होते हैं? घोड़े में। क्या होते हैं इससे हमारे को मतलब नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया के नाम नहीं लिखे थे अपन ने, पहले लिखो ये। सर झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्या? तो झोला छाप है उनको डॉक्टर मत बोलो फिर। कार्रवाई तो घनी कर सकते हैं, आप एफआईआर करो उनके खिलाफ। क्या? ये मारना वारना नहीं है, पुलिस वो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देगा। आप एफआईआर कर सकते हो। सर छुट्टी कब होगी? संडे से। थैंक यू महेंद्र सर। फील्ड थोड़ी बैन कर सकते हैं। फील्ड तो कैसे बैन करोगे आप एफआईआर करो उसके खिलाफ। पुलिस जांच करेगी, पुलिस हमारे को बोलेगी, हम जांच करके दे देंगे। अगर उसके बैग के अंदर हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह मिलती है तो हम काम करेंगे उनके खिलाफ। देखो मेन बात ये है, जितने भी झोला छाप होते हैं अपने लोकल एरिया के अंदर प्रैक्टिस करते हैं वो, तो वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट बचता है फालतू पंगा लेने से। क्यों? क्योंकि उसको भी नौकरी वहीं पे करनी। तो थोड़ा बहुत आप कुछ नहीं कुछ किया नहीं, वो दो चार लोगों से बोलकर आपका जीना आराम करवा देता है। तो या तो फिर इतनी हिम्मत रखो कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसको तो सल्टा दूंगा मैं। आपका ट्रांसफर के ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता भाई। कोई क्या बिगाड़ सकता है फील्ड के अंदर आपका? ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर। जिस दिन तुम्हारे मन से ट्रांसफर का डर निकल गया, उस दिन तुम बादशाही बन जाओगे फिर। बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। लिख लिया? हेडिंग डालो, स्थानीय निश्चेतक औषधि, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। गांव वालों से मनमर्जी के पैसे लेते हैं, किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात नहीं। देखो दोनों चीजें हैं, गांव वाले भी नहीं के बस में होते हैं, है ना? वो अपने बस में होते नहीं। अपन ट्रीटमेंट करने जाते हैं, 200 रुपये मांगते हैं, तो गांव वाले अपने कहते हैं डॉक्टर साहब थे तो सरकारी चो, तान तो सरकार तनख्वाह दे उसे। और जब वही प्राइवेट वाला उसी चीज के 2,000 रुपये लेकर आता है, तो गांव वाले उससे कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? वो वाली बात है। रही बात किसी के पेट पर लात मारने की, पशुओं के साथ तो गलत हो ही रहा ना। हायर एंटीबायोटिक्स यूज करके पशुओं का प्रोडक्शन खराब कर रहे हैं, खुद पशुओं को खराब कर रहे हैं। वो भी पशुओं के साथ तो गलत। पशु बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी गलत कर लोगे। एथिक्स वहां पर। अब ऐसे तो बंगाली फिर लीगली कर दो ना इनको, जब झोला छाप से आपको पेट पे लात ही नहीं मारनी तो फिर कर ही दो ना। पशु सखियां आ रही है, पशु मित्र लगे।
बस उसमें क्या है, हेडिंग डालोगे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। मैंने कहा ना आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। आप एक इंजेक्शन लगा रहे हो उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों लगा रहा हूँ। आपका ट्रीटमेंट वाकई में अच्छा होगा, जरूरी नहीं कि आप 4 इंजेक्शन लगाओ, ट्रीटमेंट 2 इंजेक्शन के अंदर भी पूरा हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए। नंबर 1 लिखो कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। कॉर्निया व कंजक्टाइवा में। सेकंड नंबर पे प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, बेस्ट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड आंख नाक गले के लिए। अमेथोकेन हाइड्रोक्लोराइड मेनली टॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया के लिए। इसके अलावा लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है। अमेथोकेन का 1% सॉल्यूशन और 2% सॉल्यूशन। लेरेंजियल एंड फेरेंजियल सर्जरी। और 1% टॉपिक आंख के अंदर आई सर्जरी के अंदर। नाम नाम याद रख लेना। जालेजिन का एंटीडोट लिख ही दिया था, रोहिमिन। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होगी आपकी, जालेजिन कीटामिन हो ही गया, हर्निया हो ही गया आपका, डायफ्रामेटिक हर्निया हो ही गया। चलो, सर्जरी यहां पर होती है कंप्लीट, है ना। हैप्पी दिवाली आप सबको।
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। जा रहा हूँ सर मैं तो फिर से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है आपके लिए। टाइप्स ऑफ नोट लिखो। सबसे पहले स्क्वायर नोट, ग्रेनी नोट, हाफ हिच, सर्जन्स नोट, डबल सर्जन्स नोट। कैसे लगाते हैं ये तुम्हारे से कोई भी नहीं पूछेगा।